जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीपीएससी योद्धा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में रीवा पन्ना का पठार पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं नर्मदा सोन घाटी। ये हम मध्य उच्च प्रदेश पढ़ रहे थे और मध्य उच्च प्रदेश के अंदर कितने विभाग थे? 5। तो ये हमारा सबसे आखिरी वाला विभाग है, नर्मदा सोन घाटी। तो आइए शुरू करते हैं हम नर्मदा सोन घाटी। तो देखो, मैंने आपको हमेशा बताया है कि सबसे पहले आप क्या करिए, एक मैप बना लीजिए ताकि हमें पता चल पाए कि नर्मदा सोन घाटी है कहाँ पे, मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में। तो देखो, मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो ये हमने मध्य प्रदेश का मानचित्र बनाया है। आप है ना मैप की प्रैक्टिस, ज्योग्राफी बिना मैप के कुछ भी नहीं। और मैप एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसको बनाओगे, बार बार इसमें दिखाओगे तो आपको भी याद करना आसान होता है। इसमें चीज़ें बताना आसान है, हमें याद करना आसान है। तो क्यों ना हम मैप के माध्यम से सारी चीज़ चलाएं। ये मैप है, ये मध्य प्रदेश का मैप है। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए इसकी बनाने की, तो आपसे बन जाएगा। 2 सेकेंड अब थोड़ा सा मिटा लेते हैं। दो सेकेंड। एक बार फिर से बना लेते हैं हम मध्य प्रदेश का मानचित्र। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक मी परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये हम मध्य प्रदेश का मैप बना रहे हैं। इधर आप देखोगे ये, ठीक है, मध्य प्रदेश का मैप है। अब हमें यहाँ क्या करना है, नर्मदा सोन घाटी दिखाना है हमें कि नर्मदा सोन घाटी कहाँ पर है। तो देखो, ये यहाँ से नर्मदा नदी निकलती, अमरकंटक से होकर नर्मदा नदी निकलती है। और नर्मदा नदी इधर पश्चिम में बहती है, पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है नर्मदा घाटी। और किस घाटी, नर्मदा घाटी कैसी है? एक भ्रंश घाटी है। तो नर्मदा नदी किस घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी में। इसलिए क्या कहती है, देखो विपरीत दिशा में बह रही है। जितनी भी नदी है वो पश्चिम से पूर्व में बहती है, ये क्या है, पूर्व से पश्चिम में बहती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। फिर देखो, एक चीज कभी कभी क्या लिखा होता है, नर्मदा घाटी। देखो यहाँ लिखा है नर्मदा सोन घाटी। इस प्रकार से, दोनों प्रकार से बोल सकता है। तो जब नर्मदा घाटी बोलेगा तो देखो यहाँ तक ही बनाना है आपको कि ये नर्मदा घाटी है। इसके ऊपर मालवा वाला क्षेत्र आ जाएगा आपका, ये नर्मदा घाटी है। तो सिर्फ मैंने नदी ही बना दी आपकी कि ये नर्मदा नदी है। क्षेत्र अगर बनाना है तो पूरा क्षेत्र बन जाएगा ऐसे, ये नर्मदा नदी वाला पूरा क्षेत्र बन जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे ऐसे बंद कर सकते। कभी कभी क्या होता है, देखो हमने नर्मदा सोन घाटी बोला है, तो कुछ कुछ जब आप मैप देखोगे तो उसमें आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमने नर्मदा सोन घाटी लिखा है, तो इधर नर्मदा नदी और इधर क्या है, ऊपर सोन नदी। इनको मिला के मैंने पूरा मानचित्र बना दिया है। अगर सिर्फ नर्मदा घाटी आएगा तो सिर्फ यहीं तक हमारा क्या आ जाएगा, मैप। ये यहाँ तक ही क्या आ जाएगा, हमारा मैप। ठीक है दोस्तों, अब हमने मध्य प्रदेश में ये देख लिया कि ये कहाँ पर है। तो मैं बता सकता हूँ ना इसकी स्थिति कहाँ पर है। देखो, स्थिति हमें बताना है तो क्या बताएंगे, देखो यहाँ पे क्या है, मालवा का पठार। तो देखो स्थिति में क्या बताएंगे हम, मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जस्ट रीवा पन्ना का पठार है, तो इसकी क्या आ जाएगा, ये दक्षिण में। तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में स्थित है। तो कितनी आसानी से मैं बता सकता हूँ इसकी स्थिति। फिर अक्षांश विस्तार है, तो अक्षांश विस्तार याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं इसको याद रखने की। तो देखो अक्षांश विस्तार क्या है, देखो 22 डिग्री, ये डिग्री जरूर लिखना है आपको इस तरह से गोल। 30 मिनट, तो मिनट पे देखो 30 के पाछे डंडा लगाने से जरूरी। तो 22 डिग्री, ये जीरो है, ये 22 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा 74 डिग्री, 74 डिग्री से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। के मध्य भी बता सकते हैं, तक है। फिर क्या बता सकता हूँ, इसका क्षेत्रफल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसका जो क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक, मैंने बताया ना आपको यहाँ क्या लिखना है, भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 26%। ये परसेंट जरूर याद करना है आपको। मैंने आपको बताया था मालवा के पठार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो मध्य प्रदेश कुल क्षेत्रफल कितना परसेंट है, ये 28% है। ये याद रखना है आपको सबसे ज़्यादा। फिर क्या याद रखना, नर्मदा सोन घाटी, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल 26%, याद रहेगी। और इसके नीचे जस्ट आएगा सतपुड़ा, इसका अगर आपसे कोई परसेंटेज पूछेगा तो 11% है।
मध्य भारत की पठार का पूछेगा तो देखो 10.7% है। बुंदेलखंड की पठार का पूछेगा 7.7% है। रीवा पन्ना का पठार अभी मैंने कल ही पढ़ाया आपको 10.36% है। और बघेलखंड के पठार का क्षेत्रफल सबसे कम है, ये कितना परसेंट है, 7% है। ठीक है, ये 26% आता है। अब देखो इसको जस्ट ब्रैकेट में मैंने इसका क्षेत्रफल भी बता दिया, कितना क्षेत्रफल है, 86,000 वर्ग किलोमीटर। क्यों लिखा है मैंने 86,000 वर्ग किलोमीटर? हर बार तो मैं आपको मना करता हूँ आपको क्षेत्रफल याद नहीं करना है, किंतु यहाँ पे तो मैंने लिखा है 86,000 वर्ग किलोमीटर। क्यों? तो 86,000 याद करना कितना आसान है हमारे लिए। इसी प्रकार से मालवा के पठार का क्षेत्रफल भी याद बताया था मैंने आपको, कैसे याद करा था कि 8 को 2 बार लिख दो, 2 को 3 बार लिख दो, तो डबल 8 वर्ग किलोमीटर। इसका भी याद करना आसान है। देखो 6 लिखा है तो यहाँ क्या कर देना, 86,000। बस बार बार आप दिमाग में जब प्रैक्टिस करेंगे ना, बार बार इसी प्रकार से पढ़ने की कि इस 2 को क्या कर देना, मुझे 8 बना देना है बस, और 3 जीरो लगा देना है, तो 86,000 वर्ग किलोमीटर। देखो आप जब इस तरह से जो जो डाटा हमें याद हो रहा है आसानी से, वो तो हम याद करें आसानी से, परसेंटेज तो हमें अच्छे से याद करना ही है। अब क्या बताएंगे, संबंधित प्रमुख जिले, किससे कौन कौन से जिले संबंधित। अब जैसे नर्मदा नदी यहाँ से अमरकंटक से होती हुई इधर पूरी गुजरात में होके हुए खंबात की खाड़ी में जाके गिरती, तो मध्य प्रदेश के लगभग 15 जिलों से होके गुजरती। देखो यहाँ पे लिखा है लगभग 15 जिले। तो आपको सिर्फ प्रमुख प्रमुख जिले याद करना है। जैसे यहाँ से अगर ये निकलेगी तो अनूपपुर भी आ जाएगा नर्मदा सोन घाटी में। इधर आगे बढ़ेंगे हम तो जबलपुर आ जाएगा। अब 15 जिलों के नाम लिखना तो पॉसिबल नहीं, पर परंतु क्या करेंगे हम, प्रमुख प्रमुख जिले लिखेंगे। तो देखो जबलपुर, जबलपुर से ही लगा लगा क्या है, देखो नरसिंहपुर, होशंगाबाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हरदा, सीहोर आदि। खंडवा खरगोन भी हम लिख सकते हैं क्योंकि खंडवा खरगोन से भी होके नर्मदा नदी बहती है। प्रमुख संबंधित जिले। फिर हम इसकी बात क्या बात करेंगे, निर्माण। तो देखो एक चीज़ आप सबको जरूर याद करना है, देखो ये नर्मदा नदी कितनी लंबी, देखो यहाँ से लगा के पूरा मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र ही कवर कर रही है यहाँ से तक। तो 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं इसको। एक तो क्या है इसका, देखो यहाँ से इधर वाला भाग, देखो यहाँ से क्या करेंगे, एक तो ये क्या हो गया, इधर पूर्व आएगा, इधर क्या आएगा पश्चिम। ये कौन सा भाग है, मैं आपको एरो से बता देता हूँ, ये कौन सा भाग है, पश्चिम वाला भाग है। नर्मदा नदी का कौन सा वाला भाग है, पश्चिम वाला भाग है ये। और ये कौन सा भाग है, ये पूर्व वाला भाग है ये क्या है, पूर्व वाला भाग है। तो 2 भागों में इसका निर्माण बता दे। देखो पश्चिमी भाग का निर्माण, तो देखो ये मालवा की पठार से मिलता जुलता है ये, तो इसलिए इसका निर्माण किसका हुआ, दक्कन ट्रेप की चट्टानों से। देखो इसमें लिखा है कि इस घाटी का निर्माण पश्चिम में दक्कन ट्रेप की चट्टान से हुआ। द वाला है, ढनी ढनी द, दक्कन ट्रेप की चट्टानों से। और पूर्व में करेंगे हम, तो पूर्व में धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ। तो धारवाड़ तथा विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ। सिर्फ आप धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या पाई जाती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। निर्माण लिख दिया हमने, कितना आसान है देखो निर्माण बताना भी। फिर देखो आगे बढ़ते हैं हम। ये मैप अब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। अब देखो अब हम क्या बताएंगे, हमने जैसे नर्मदा घाटी के ऊपर की बात कर ली, नर्मदा घाटी का निर्माण कैसे हुआ अंदर की बात कर ली। तो अब हम नर्मदा नदी की वायुमंडल की बात करेंगे। तो वायुमंडल में क्या आएगा, जलवायु। अब देखो जलवायु कैसे पाई जाएगी, तो जलवायु में भी क्या लिखना है हमें, ये इतना लंबा क्षेत्र इसलिए यहाँ पे मिश्रित जलवायु पाई जाती, ना तो सम जलवायु पाई जाती ना ही विषम जलवायु। मिश्रित जलवायु कैसे हो गई, देखो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी होती है यहाँ पे, गर्मी में अधिक गर्मी होगी, किंतु शीत ऋतु में साधारण गर्म होगी। देखो बीच की बात है। फिर एक और चीज़ लिखी है कि इसका जो पूर्वी क्षेत्र वो अधिक ठंडा रहता है, वो पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जैसे ये आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि नर्मदा घाटी है, ये नर्मदा घाटी इतनी लंबी है, तो ये मैंने बताया अभी, ये इधर वाला पश्चिमी भाग है। तो देखो इधर इधर पश्चिमी भाग ये मालवा के पठार से लगा लगा है, तो देखो इधर वर्षा भी कम होती है, वर्षा कम होगी तो वन भी कम होंगे, तो इससे ये क्षेत्र क्या होगा, गर्म ज़्यादा होगा। जहाँ पे वर्षा कम होती है, वन कम होते हैं और उद्योग ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे गर्मी। आप अगर कभी अभी अगर आप इंदौर रहे होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पे ठंड कब निकल गई। तो इसलिए गर्मी ज़्यादा होती है क्योंकि उद्योग क्या होते हैं यहाँ पे गर्म बहुत ज़्यादा कर देते हैं इसको। तो क्या करेंगे, देखो इसमें क्या लिखा है, पूर्वी भाग, ये पूर्वी भाग है, तब पूर्वी भाग में वर्षा भी ज़्यादा होती है, वन भी ज़्यादा है, तो पूर्वी भाग कैसा हुआ, पश्चिमी भाग की तुलना में ठंडा था। हमें इसलिए लिखा है, देखो पूर्वी क्षेत्र अधिक ठंडा होता है, वो पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म होता है क्योंकि बहुत लंबा है। 2 भागों में हमेशा इसको जब भी बताएंगे हम 2 भागों में बताएंगे। फिर देखो औसत वर्षा, तो औसत वर्षा देखो लिखा है 75 से 125 सेंटीमीटर के बीच। या तो आप ऐसा लिख दीजिए या ऐसा लिख दीजिए कि इसके पश्चिमी भाग में कितनी वर्षा होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में आ गया, तो इधर वाले भाग में कम वर्षा होगी 50 से 75 सेंटीमीटर, ये मालवा के पठार से संबंध याद रखना। और इधर देखो वर्षा ज़्यादा होगी, देखो ये क्या है पूर्व में, तो इधर कितनी वर्षा होगी 75 से 125 सेंटीमीटर। देखो 75 से 125 सेंटीमीटर के बीच में। और एक और चीज़ लिखी है यहाँ पे कि जो
पूर्वी भाग है नर्मदा घाटी का, यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। या आप ऐसे भी याद रखें, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में वर्षा अधिक होती है और पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। तो ये ऐसे ही बताया यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा क्रमशः बढ़ती है। या तो ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए आपकी पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। दोनों प्रकार से हम कह सकते हैं, इधर वर्षा पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होती है और पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। जिसे मैंने बताई दी यहाँ पे कि पश्चिमी भाग में वर्षा की त्योरी 50 से 75 सेंटीमीटर, पूर्वी भाग में वर्षा की त्योरी है 75 से 125 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर लिखना जरूरी है आपको। फिर देखो प्रमुख नदियाँ, अब देखो वर्षा होगी तो नदियाँ आएंगी उफान पे। तो जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है, अब नर्मदा नदी की कितनी सहायक नदी है, 41 सहायक नदियाँ है। तो 41 सहायक नदियों में से 4-5 नदियों के नाम लिख दिए। जैसे कि क्या है, देखो तवा, तवा इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। फिर हिरण, शेरनी, हथनी, शक्कर, दूधी आदि। तो देखो ये नाम कैसे, जानवरों के नाम पे, देखो हिरण आ गया, शेर आ गया, हथनी आ गई, है ना, दूधी, शक्कर। तो इतने 2-3 नाम लिख देना आप अच्छे से, तो आराम से आपका काम चल जाएगा। अब प्रमुख नदी आ गई तो मैंने क्या बताया था, फिर क्या आएगी प्रमुख मिट्टी। अब मिट्टी भी 2 भागों में आएगी, पश्चिमी भाग में अलग मिट्टी पाई जाएगी, पूर्वी भाग में अलग मिट्टी पाई। तो पश्चिमी भाग में कैसे बताता हूँ कि मालवा के पठार से बताते ना, किसी मिट्टी पाई जाएगी कि काली मिट्टी। किंतु मैंने बताया था नदी घाटियों में क्या होती है, जो मिट्टी होती है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि नदियाँ क्या होती है हर साल नई नई मिट्टी ला के बिछाती है। तो एक तो जलोढ़ मिट्टी होगी, दूसरा ऊपर से क्या है यहाँ पे काली मिट्टी। तो कैसी मिट्टी हो जाएगी, गहरी काली मिट्टी। देखो यहाँ पे नर्मदा घाटी की पश्चिमी क्या कौन सी मिट्टी पाई जाती है, गहरी काली मिट्टी। इसलिए ये कपास के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। किस खेती के लिए, कपास के लिए। सबसे अच्छी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा होती है काली मिट्टी। फिर देखो पूर्वी क्षेत्र में क्या आएगी, लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली। मैंने बताया था ना, अभी जब हम बघेलखंड का पठार पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे। आप जैसे जब भी हम ये मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे ना, उसके बाद मैं आपको 4-5 डायग्राम बताऊंगा। किसका, एक तो भौतिक प्रदेश का, फिर वर्षा वाला कि मध्य प्रदेश को कितने वर्षा क्षेत्रों में बांटा गया है, मध्य प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है, वन मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं। ये मैप अगर हम पढ़ लेंगे ना, तो ये सारे पॉइंट तो हमें भौतिक प्रदेशों में लिख रहे हैं, तो वहाँ से पॉइंट हम आराम से कवर कर सकते हैं। तो लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी, बता सकता हूँ बहुत आसानी। फिर देखो वन में, प्रमुख वन में, तो देखो नर्मदा घाटी में पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो सीधी सी बात है वन भी सब प्रकार के होंगे। तो साल, सागौन, बांस, तेंदुपत्ता, सारे प्रकार के वन पाए जाएंगे। ये वास नहीं है, ये क्या है, बांस है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, बांस। फिर क्या पढ़ेंगे, देखो प्रमुख मिट्टी आ गई, तो मिट्टी में ही मैंने क्या बताया था, वन पढ़ना है आपको, फसल पढ़ना है और खनिज पढ़ना है। 3 पॉइंट याद करना है तो मैंने। तो देखो कौन सी प्रमुख फसलें की जाएगी, तो सीधी सी बात है, देखो पश्चिमी भाग में कौन सी फसल की जाएगी, काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी के लिए कौन सी फसल होती है, कपास। तो देखो इसके पश्चिम में देखो कपास और मूंगफली की जाती है। देखो मूंगफली सबसे ज़्यादा गुजरात में की जाती है, तो गुजरात से लगा लगा क्षेत्र है। फिर देखो मध्य भाग में, इसके बीच वाले भाग में, नर्मदा घाटी के बीच वाले भाग में क्या की जाती है, गेहूँ की कृषि। और पूर्वी भाग में क्या किया जाता है, देखो चावल। ठीक है, जहाँ पे जितनी ज़्यादा वर्षा होगी, देखो चावल को ज़्यादा वर्षा की जरूरत होती है, तो चावल किया जाएगा। बीच में क्या होगी, औसत वर्षा, तो वहाँ पे गेहूँ किया जाएगा। इधर पश्चिमी भाग में और कम वर्षा होगी, तो यहाँ पे कपास की खेती की जाएगी। अब देखो प्रमुख खनिज, तो प्रमुख खनिज कौन कौन से मिलेंगे, देखो चूना पत्थर, संगमरमर भी मिलता है हमें यहाँ से, चीनी मिट्टी आदि, क्योंकि मिट्टी भी मिलेगी यहाँ से हमें। और इन्हीं के आधार पर, इन्हीं तीनों के आधार पर वन, फसल और खनिज के आधार पर तो क्या होंगे, प्रमुख उद्योग। तो देखो चूना पत्थर होता है तो सीमेंट उद्योग आ जाएगा। फिर रबर उद्योग, क्योंकि वन वन पाए जाएंगे तो रबर उद्योग आ जाएगा। चीनी मिट्टी उद्योग, दिया सिलाई उद्योग, संगमरमर उद्योग, क्योंकि संगमरमर भी मिलेगा। और कृषि आधारित उद्योग, जल विद्युत परियोजनाएं, क्योंकि नदी नर्मदा नदी क्या है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, इसलिए इस पर बहुत सारी क्या है बनाई गई है, जल परियोजनाएं। तो जल विद्युत परियोजना में बहुत सारी परियोजना के नाम पड़ेंगे। फिर देखो प्रमुख पर्यटन केंद्र, अब यहाँ पे कौन कौन से पर्यटन केंद्र आ जाएंगे, तो देखो नर्मदा नदी में अब शुरू से पढ़ना आपको। जैसे यहाँ से हम जब नर्मदा नदी की बात करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आएगा, अमरकंटक। तो अमरकंटक एक क्या है, सबसे बड़ा दर्शन केंद्र, पर्यटन केंद्र है। क्योंकि अमरकंटक को क्या बोलते हैं, तीर्थों का राजा कहते हैं इसको, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट है अमरकंटक। तो अमरकंटक हो गया धार्मिक दृष्टि। फिर अमरकंटक से जैसे ही आगे आते, अमरकंटक में ही आते हैं, तो 5 कितने आते हैं, जलप्रपात, जिसको हम क्या बोलते हैं, पंच प्रपात। तो एक तो क्या आएगा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा, लक्ष्मण धारा, ऐसे कई प्रकार के हमें क्या मिलेंगे, जलप्रपात। तो इसमें क्या मिलेंगे हमें, प्रमुख जलप्रपात। तो जैसे क्या लिखा है, देखो दुग्ध धारा, दुर्गा धारा, कपिल धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, ऐसे कई प्रकार के क्या मिलेंगे, जलप्रपात। फिर हम जबलपुर में आएंगे, तो जबलपुर में सबसे फेमस जलप्रपात मिलता है हमें यहाँ, धुआंधार जलप्रपात। इसी को हम क्या बोलते हैं, भेड़ाघाट जलप्रपात। ये धुआंधार जलप्रपात आपको जरूर याद करना है, प्रमुख जलप्रपात में। इसी का एक और नाम क्या है, भेड़ाघाट। ये भेड़ाघाट जबलपुर में एक जगह है, भेड़ाघाट जलप्रपात।
और अगर आपने अभी देखा होगा तो यहाँ पे इसकी भेड़ाघाट की एक वीडियो भी बनी थी यूएसए के पर्यटन क्षेत्र ने भेड़ाघाट घूमने के लिए, क्योंकि बहुत ही फेमस है भेड़ाघाट जलप्रपात। ऐसा हो जाता है एकदम धुआं धुआं। देखो अमरकंटक कहाँ पे, ये अनूपपुर में आता है। फिर इधर देखो आगे आओगे तो क्या आएगा यहाँ पे, खंडवा खरगोन। तो खंडवा में क्या है, ओंकारेश्वर। ये क्या है, एक ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर। तो ओंकारेश्वर मंदिर। और इसी ओंकारेश्वर में हमें मिलता है यहीं पे देखने के लिए हनुवंतिया टापू। हनुवंतिया टापू ये भी एक पर्यटन का केंद्र है मध्य प्रदेश का, क्योंकि हनुवंतिया टापू को मध्य प्रदेश का क्या कहते हैं हम, सिंगापुर या स्विट्जरलैंड दोनों कहते हैं। फिर देखो महेश्वर, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। महेश्वर घाट या महेश्वर, ये कहाँ पे पड़ता है, खरगोन में। ऐसे आगे बढ़ोगे तो और भी पर्यटन केंद्र हमें देखने को मिलता है, किंतु ये क्या है, हमारे प्रमुख पर्यटन केंद्र। फिर देखो अब विशेष पॉइंट में क्या पढ़ेंगे हम, तो देखो विशेष पॉइंट में क्या लिखा है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो देखो विशेष पॉइंट में क्या लिखा है, देखो इसी नर्मदा घाटी को कृषि अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश जरूर लिखना, मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था, भारत की नहीं है, किसकी, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की उड्डीनी हड्डी, हड्डी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, नर्मदा घाटी को। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो कृषि के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सिंचाई। जब तक आपके पास जल की व्यवस्था नहीं होगी, सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक कृषि किसी काम की नहीं। कृषि कैसे कर सकते हो आप, प्रकृति पे डिपेंड। देखो कृषि को हम क्या कहते हैं, मानसून का जुआ कहते हैं। किंतु सिर्फ मानसून पर अगर निर्भर रहेंगे तो हो सकता है किसी बार मानसून अच्छा हो, किसी बार मानसून अच्छा ना हो। तो क्या कृषि कर सकते हैं हम, नहीं। जब तक सिंचाई की व्यवस्था हम नहीं करेंगे कृत्रिम रूप से, जब तक हम फसलों को पानी नहीं देंगे, तब तक फसलों का उत्पादन हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकता है। तो नर्मदा नदी में चूंकि पानी बहुत है, तो नर्मदा नदी के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे भरपूर सिंचाई की जा सकती है, तो भरपूर फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो भरपूर अगर फसलों का उत्पादन किया जा सकता है तो ये हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी कि नहीं देगी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी। और इसी नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। एक विशेष पॉइंट में क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे आप, विशेष पॉइंट में आपको क्या लिखना है यहाँ पे, कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की पवित्र नदी भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा एक और पॉइंट क्या आ जाएगा, कि मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक विभाग या क्षेत्र भी बोल सकते हैं। सीधी सी बात है, नर्मदा घाटी है तो मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्रदेश है, ठीक है। तो सबसे ऊंचा प्रदेश पढ़ेंगे तो सतपुड़ा आ जाएगा, और सबसे बड़ा पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मालवा का पठार। और लिखा है यहाँ पे देखो, इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पे पूछोगे आप तो सरदार सरोवर बांध है, पर वो कहाँ पे है, गुजरात में। और प्रमुख पॉइंट क्या लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे आपको लिखना है हनुवंतिया टापू, जिसे मैंने ऊपर बताया था ना आपको, प्रमुख पर्यटन केंद्र में हनुवंतिया टापू। तो यहाँ पे लिखना हनुवंतिया टापू, हनुवंतिया टापू, हनुवंतिया टापू। ये यहीं पे ओंकारेश्वर में, क्या कहते हैं इसको, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर यहीं पे नर्मदा नदी पर ही मध्य प्रदेश का सबसे पहला क्या लगाया जा रहा है, तैरता हुआ सोलर प्लांट। क्या लगाया जा रहा है, मध्य प्रदेश का तैरता हुआ सोलर प्लांट। कहाँ पे, ही ओंकारेश्वर में तैरता हुआ, ये एस पी लिख रहा हूँ, सोलर प्लांट। ये भी यहीं नर्मदा नदी पे ही लगा रहे हैं। तो जो प्रीलिम्स में जो हमने प्रमुख बातें पढ़ी है वो हम लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ नर्मदा नदी पे कई घाट है, पर्यटन केंद्र में यात्रा को कई घाट है। जैसे एक सेठानी घाट बहुत ही फेमस है, ये होशंगाबाद में, सेठानी घाट, गोरी घाट, महेश्वर घाट। अब ये महेश्वर कहाँ पे है, खरगोन में महेश्वर घाट। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घाट है। तो ऐसे कई पॉइंट लिख सकते हो आप जो प्रीलिम्स में हमने पढ़े हैं, प्रमुख पॉइंट ऐसे करके लिख सकता हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।